तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू की यहाँ पर पूरी फैमिली आ चुकी थी, मतलब जो भी घर के बड़े लोग थे। और अब इसके परिवार में टोटल 6 हेवनली एम्परर्स थे और सबसे मुलाकात हो जाती है। इस दौरान फाइनली हेवनली एम्परर जियांग भी आ जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ कि अब मिलन मिलाप तो हो चुका है, कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं अब आगे। तो देखो, अभी जो स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव था ना, ये एक लोकेशन बन चुका था, गैदरिंग लोकेशन। जो भी टॉप लेवल के एक्सपर्ट थे सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। और देखो, अभी मैटर काफ़ी सीरियस था क्योंकि इन्होंने जो ब्लेसिंग्स यूज़ किए ना 100 साल के 10 साल के अंदर यूज़ कर लिए। तो आने वाले ना भाई लगभग 100 सालों में बहुत मुश्किल होगा कि कोई हेवनली एम्परर लेवल पे पहुंच भी पाए, क्योंकि उतनी एनर्जी डेंस नहीं होगी। और इस दौरान हेवनली एम्परर जियांग लीलू वगैरह की काफ़ी तारीफ करते हैं। लीलू भी बोलता है कि आप बहुत काइंड है, वो तो आप लोगों ने बाहर नोबेल जो बैटलफील्ड है वहाँ पर चीज़ें एकदम कंट्रोल करके रखी थी, नहीं तो यहाँ पर फिर क्या होता आपको पता है। इस दौरान एक लेडी थी जो बोलती है, हेवनली एम्परर लीलू आपसे बात करके ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब हेवनली एम्परर ली से तो एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा। अब इन्होंने जो ड्रेस पहना उस पर कुछ बटरफ्लाई के मार्किंग वगैरह थे, और ये थी हेवनली एम्परर जी एकेडमिक फेडरेशन की। और जियांग तो काफ़ी प्रभावित थे। देखो, उन्होंने बैटल नहीं देखा था, मतलब मौजूद नहीं थे यहाँ पर, लेकिन ऑब्जर्व तो चीज़ें कर सकते, अपनी और फील किए थे, बहुत सी चीज़ें रही थी कि लीलू की वजह से ही शैडो वर्ल्ड मतलब पूरा फैल नहीं पाया इधर। इस दौरान हमें जेन जी, ली सुन, इन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस तरफ देखते हैं ना, जो तो डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर्स थे, यानी यान चांसिंग और सुइंग की तरफ। और वो इस दौरान थोड़ा आगे आते हैं और आलान से मिलते हैं, मतलब टान टाइलान से, जिन्हें देखकर के टान टाइलान काफ़ी खुश थे और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। एक तरह से बोल सकते हो कि मम्मी पापा के जैसे थे टान टाइलान के लिए। और सुइंग काफ़ी खुश थे कि चलो हमने जिस लड़की को लिया था यहाँ पर अब वो हेवनली एम्परर बन चुकी है। टान टाइलान भी बोलते कि मैं तो हमेशा आप लोगों को याद करते रहती। इस दौरान ये सुइंग को हक कर रही थी और सुइंग भी कहती हम भी हमेशा तुमको याद करते रहते थे। और लोग यहाँ पर हैरान थे कि यार मतलब तो डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर का इतना खतरनाक कनेक्शन है टान टाइलान के साथ। मतलब लीड एक्स-1 और टान टाइलान की जो फैमिली कितनी खतरनाक है भाई, पीछे में 2 डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर की बैकिंग है, मतलब ये फैमिली कितनी ही स्ट्रॉन्ग है, क्या ही बोले। तो इस दौरान हेवनली एम्परर जियांग भी इन दोनों लोगों से मिलते हैं और रेस्पेक्ट दिखाते, काफ़ी पोलाइट थे। बट ये लोग भी बोलते हैं अरे आप खुद एक मतलब गॉड फ्रूट हेवनली किंग हो, क्योंकि देखो मैं जिस नॉवेल से जहाँ से एक्सप्लेन करता था ना, वहाँ पर उसके बाद के चैप्टर्स नहीं है, तो कैसे दूसरी जगह से मैं पढ़ रहा हूँ तो थोड़े इंग्लिश वर्ड्स में मतलब डिफरेंसेस आएंगे। और हेवनली एम्परर जियांग भी इस दौरान हमें सर हिलाते और डिस्कशन शुरू होता है। देखो, यान चांसिंग और सुइंग भी बोलते हैं हमें पता है कि क्या चल रहा है अभी, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, हम इस समय तक क्यों सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास था विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस, और अब वो जा चुका है, तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और कब तक यहाँ पर भी जिंदा रहेंगे हमें भी नहीं पता। तो लोग यहाँ पर जो भी थे और भी ज़्यादा निराश हो जाते। 2 डिवाइन फ्रूट लेवल के हेवनली एम्परर, मतलब इनका स्ट्रेंथ कितना बढ़ जाता। इस दौरान जियांग बोलते हैं क्या मेरा जो डिवाइन फ्रूट वुड रेजोनेंस है उसका लाइफ फोर्स आप लोगों को सपोर्ट कर पाएगा। चांसिंग बोलते हैं देखो वो तो सही है कि उसकी वाइटैलिटी बहुत होगी, लेकिन हम लोगों को जिंदा ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएगा, क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पर टाइम का बैकलैश लगेगा। क्योंकि तुम हमें वाइटैलिटी दे सकते हो, लेकिन समय की जो मार है ना उसको कैसे काउंटर करेंगे। हमें कुछ वैसा चाहिए जो सेक्ट मास्टर के पास था, जैसे विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस। जियांग इस बात से चिंतित थे क्योंकि शैडो वर्ल्ड में टोटल 10 डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर है और 62 नॉर्मल है। और ये लोग अभी तक बैटल कैसे कर पा रहे थे, इन्होंने एक बाउंड्री बना के रखी ना, इनका जो नॉर्मल बैटलफील्ड और जो डिवाइन वर्ल्ड है उससे एक वॉल कनेक्टेड था, लेकिन अब क्योंकि उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, आ भी जाएंगे, और ग्रैंड डेविल किंग्स वो लोग आराम से फिर सीधा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इनके वर्ल्ड में, तो प्रॉब्लम सब बढ़ने वाली थी। टान टाइलान ने इस दौरान कस के हाथ पकड़ के थे सुइंग के, उनके लिए यही था ये लोग बस जिंदा रहे, केव से ना बाहर निकले, बस जिंदा रहना चाहिए। लीलू इस दौरान कहता है सीनियर्स मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मैंने एनलाइटनमेंट तो हासिल किया लेकिन मुझे विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस नहीं मिला, बल्कि मुझे लाइफ और डेथ रेजोनेंस का मिला, क्या वो मदद कर सकता आपकी। और जब लीलू ये बोलता है ना, उसका थर्ड आई पर एक वो मिस्टीरियस ट्री वाला मार्क बनता है और ब्लैक और व्हाइट कलर दिखता है वहाँ पर, क्योंकि मानो एक साइकिल में घूम रहा था। और ये देख करके ना जियांग जेंसी वगैरह अवाक रह जाते हैं, क्योंकि लाइफ डेथ रेजोनेंस रेयर भी नहीं है भाई, किसी के पास आज तक था ही नहीं। और इवन मतलब देखो, यान चांसिंग और सुइंग ने देखा तो था वो ऑरा बनते हुए, लेकिन इन्हें भी नहीं पता इसके इफेक्ट्स कैसे होंगे। लेकिन अब लीलू उसके पावर को रिलीज कर रहा था। अब देखो क्या है ना कि पावर ऑफ जो ग्लोरी है, फ्लरिशिंग जो रेजोनेंस है, वो टाइम के इफेक्ट को ब्लॉक कर, देन लाइफ और डेथ भी ब्लॉक कर सकते। तो चांसिंग का ये थे कि ट्राई करके देख ले। लीलू अपने लाइफ डेथ रेजोनेंस के पावर को यूज कर, और जो पावर निकल रहा था ना, जो लाइट वाली ऑरा थी, मतलब लाइफ वाली जो व्हाइट ऑरा थी, वो इंजरीज को हील कर सकती। डेथ ऑरा जिसकी तरफ गुजरता है ना, उसको लगता है उसकी वाइटैलिटी खत्म हो रही। और इवन हेवनली एम्परर्स की भी लाइफ ऐसा थोड़ी कि वो अमर होते, 8000 साल के आसपास तक जी सकते हैं। तो ये जो ऑरा थी लीलू की, ये चांसिंग की बॉडी में एंटर, और फिर थोड़ा बॉडी से ना एक वो रोज जैसा कुछ धुंध जैसा निकलता है, फिर गायब हो जाता। बेसिकली जो स्मोक था वो टाइम का मैनिफेस्टेशन था। मतलब इतना तो समझ में आ गया था कि लीलू का लाइफ और डेथ रेजोनेंस काम कर रहा है, और चांसिंग अपनी बॉडी को फील करते हैं कि यार मतलब टाइम का इफेक्ट तो आ रहा था, लेकिन लीलू की जब ऑरा एंटर की तो वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया।
मतलब प्रॉब्लम इनका रिजॉल्व हो जाएगा, ये बाहर जा सकते। और लीलू कहता है मेरा लाइफ और डेथ रेजोनेंस टाइम के इफेक्ट को कम तो कर सकता है आपके, लेकिन आपकी बॉडी में पहले से जो इफेक्ट है, पहले से जो टाइम का, उसे पूरी तरह से रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा मेरे स्ट्रेंथ के साथ। मतलब अगर मेरी कोई मदद कर पाता है जिसके पास लाइफ फोर्स वाले एट्रीब्यूट है, तो शायद मैं इसे रिजॉल्व कर दूँ। जियांग कहते हैं उसका टेंशन मतलब वो हो जाएगा। और इनका भी यही था कि चलो स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव से बाहर निकल जाएंगे, कुछ साल तक जिंदा रहेंगे और मेन मैटर जो चल रहा है इस दुनिया पे प्रॉब्लम का, उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। स्विंग भी स्माइल करती है, मतलब चलो बहुत समय बाद हम देखेंगे कि क्या है बाहर की दुनिया में, क्योंकि लंबे समय से ये लोग यहीं पे फंसे हुए थे। और जियांग कहते भी है कि हेवनली एम्परर लुओ, मानना पड़ेगा तुम डिवाइन कॉन्टिनेंट के लकी स्टार हो। अब लीलू जब ये नाम सुनता है ना हेवनली एम्परर लुओ, तो खुद चौंक जाता है कि यार मुझे हेवनली एम्परर लुओ कह के बुलाया जाता है। नॉर्मली जब कोई भी बंदा हेवनली एम्परर लेवल पे जाता है उसको एक टाइटल मिलता है, तो लीलू को मिल चुका। अब लीलू तुरंत जियांग से पूछता है कि हेवनली एम्परर सीनियर वांग टाइक्सी का क्या सीन, क्या उनकी सोल और फिजिकल बॉडी इंटैक्ट हो चुकी है। तो ये बताते हैं कि देखो उनका रेमिनेंट सोल तुम्हारे थ्रू हमें मिल गया था, हमने सीक्रेट आर्ट यूज, लेकिन फिर भी उनको रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये इस दौरान लीलू की तरफ देखते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम रिवाइव कर पाओ, कि वांग टाइक्सी खुद एक डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर थे, तो अगर वो भी इस बैटल में उतर जाते हैं तो कितना फायदा हो सकता है मतलब इन लोगों को। इस दौरान उनका डिस्कशन चल रहा है। जियांग जो थे हेवनली एम्परर जियांग, यहीं से देखते ना स्पेस में जो होल था वहां से ना डार्कनेस हो रहा फील हो रही थी, मानो ये लोग जो थे ग्रैंड डेविल किंग वगैरह अब इधर मैदान में उतरने लगे थे। और कहते हैं कि शायद हमारा मेन गोल ये होना चाहिए अभी कि हम रियलम वॉल को रिपेयर कर सके पहले, जो कि आसान काम था भी नहीं। लीलू भी उस तरफ देखता है जहाँ पर रियलम वॉल के बीच में गैप आ चुका है। अब क्योंकि लीलू का परसेप्शन पहले से काफी बढ़ चुका था, तो बाहर ना मतलब वो जो रियलम वॉल के उस पार जो शैडो वर्ल्ड है, वहाँ के डार्क ऑरा को भी मानो ये भीद कर काफी दूर तक देख पा रहा था। और देख पा रहा था कि उधर से बहुत सारे लोग की नजर अब इस तरफ आ रही है। और इस दौरान ली टाइग्सवान भी पूछते हैं कि एम्परर जियांग आपका प्लान क्या, हम उस गैप को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ये वॉल में अच्छा खासा क्रैक हो गया तो ये लोग डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं ना, नॉर्मल बैटल फील्ड के थ्रू उन्हें एंटर नहीं करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। मैटर ये था। और अगर ये वॉल को भर देते तो इनके पास थोड़ा और समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और फिर लीलू ये भी सोचता है कि बिल सेंट भी अपने अगर वो रिकवर कर जाती है तो मतलब कितना ही फायदा हो सकता है इन लोगों को। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यही था कि डार्क वर्ल्ड से अभी भी इनका जो स्ट्रेंथ था कम था। अब जो हेवनली एम्परर जियांग थे फिर से एक एंशिएंट पेपर निकालते जिस पर बहुत सारे एंशिएंट मार्किंग, और इस पेपर पे ना जितने भी हेवनली किंग्स लेवल के लोग रहते हैं ना, जो मर भी गए ना, उनकी भी ऑरा रहती है। तो सभी लोगों को शपथ लेना पड़ता है, तो उनकी ऑरा इसमें मिक्स हो जाती है। इससे आप एंटी ट्रिटी ऑफ अलायंस कह सकते हैं। और इस चीज़ को ना चांद सिंह और स्विंग भी देख रहे थे, क्योंकि जब सेक्रेड वर्ल्ड रेजोनेंस सेक्ट पे था तो उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। और बहुत सारे जो ये हेवनली एम्परर लेवल के लोग थे अपनी ऑरा को देते ताकि इस फॉर्मेशन की ऑरा को बढ़ाया जा सके, जिसे देख करके चांद सिंह और स्विंग भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन था ना, इसको आप एक तरह से एक फॉर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हो जिसमें हेवनली एम्परर्स की पावर है, और ये जो डीमंस उतरेंगे ना उनकी पावर को आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। और जब तक ये फॉर्मेशन रहेगा यहाँ के लोगों को फायदा रहेगा। और ये फॉर्मेशन इस दौरान वो जो बाउंड्री वॉल के क्रैक्स है उसे भी रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद तो इनका पुराना फॉर्मेशन है एंशिएंट कोवेनेंट या जो भी है वो फिर प्रेशर डाल सकता है, मतलब चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। तो पूरा प्लान इस दौरान जो हेवनली एम्परर जियांग थे वो समझाते, क्योंकि देखो बात सही थी। अगर पूरे सोचो ना 10 डिवाइन ये जो डेमन किंग्स हैं आ जाए और 62 नॉर्मल वाले, तो क्या कर पाएंगे ना ये लोग हेड ऑन बैटल में, हेड टू हेड बैटल में तो ये लोग कमजोरी पड़ेंगे। बट लीलू इस दौरान कहता है लेकिन इनका क्या करना है, ये जो गुई सोसाइटी वाले हैं यानी कि ओरिजिन रिवर्सन वाले। तो देखो ओरिजिन रिवर्सन को गुई सोसाइटी भी कहा जाता है। और जियांग भी सीरियस हो जाते हैं कि उनके पास भाई वो फॉल्स 10th ग्रेड का निर्वाणा रेजोनेंस भी, सोर्स ऑफ ऑल लेवल की भी हो रहा है शायद कहीं ना कहीं। और चांद सिंह कहते हैं इस दौरान कि अगर वो ब्लैक कॉफी पर अगर सील हमारे सेक्ट मास्टर ने लगाया तो गोई सोसाइटी वाले भी इतना आसानी से नहीं तोड़ सकते। मतलब देखो कॉन्फिडेंस तो था इन लोगों को, इनकी सेक्ट लीडर इतनी पावरफुल थी उस समय, बट फिर भी लोग रिलैक्स फील नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबको पता था कि ये जो गोई सोसाइटी वाले हैं कितने खतरनाक है, खास करके वो हेवनली एम्परर येन, कि अगर वो निर्वाणा रेजोनेंस बाहर आ जाता तो कौन उसको रेस्पॉन्ड करे। हेवनली एम्परर जियांग थोड़ी देर शांत रहे, फिर जियांग किंग की तरफ देख कि अगर ऐसा समय आ गया तो हमारे पास है ना हर मैजेस्टी द गॉडेस। मतलब जियांग किंग को ये बंदा काफी रेस्पेक्ट दे के बुलाता था वैसे भी। अब ऐसा रेस्पेक्ट जब ये देते हैं मतलब जियांग किंग को, तो बाकी भी हेवनली एम्परर्स जो थे ना इस तरफ देखते हैं। और सबको पता भी अब धीरे धीरे चल चुका था कि ये बंदी कोई और नहीं स्यूडो 10th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है। और उस समय सेक्ट मास्टर्स जो भी बैटल जीतती थी ना अपने इस लाइट रेजोनेंस की वजह से ही जीतती थी, क्योंकि तब तक उनका जो निर्वाणा रेजोनेंस था ना वो भी इस लेवल पे नहीं पहुंचा था। वो तो करप्टेड वगैरह हो जाता है उसके बाद ही वो उस लेवल पे पहुंच पाता। और तो लोगों को ये लगता है अगर जियांग किंग सच में अपने उस रेजोनेंस के फाइनल लेवल पे पहुंच जाए यानी स्यूडो 10th ग्रेड तक अवेकन कर ले, तो यही बंदी होगी जो आखिरी उम्मीद होगी पूरे इनके डिवाइन कॉन्टिनेंट की। हालांकि सभी लोग इसकी तरफ देखते हैं लेकिन जियांग किंग शांत थी। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, लेकिन लीलू उसके हाथ को टच कर लेता है कि मतलब जियांग किंग कभी कभी सोचती नहीं यार मैं लाइट हूँ, मतलब मैं इनकी फैमिली की, आते नहीं थे उसके मन में विचार, लेकिन थोड़ा एक अलग फील होता था उसको।
फिलहाल अब चीज़ें बदलती हैं और ये लोग डिस्कशन की फॉर्मेशन को हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ा, और वो जो इनके पास पहले से था ना प्रिमोडियल कोवेनेंट, एंशिएंट कोवेनेंट, उस पर ये लीलू की वांग और बाकी लोगों की भी ऑरा ले लेते हैं। और लीलू वगैरह देखते हैं कि जब ये अपनी ऑरा दे रहे थे तो उस पर एक चीज़ लिखा हुआ था 4 अक्षरों में, प्रोटेक्ट द डिवाइन कॉन्टिनेंट। और जैसे ही इस पेज को फिर से जियांग टियानवांग लेते हैं, यानी हेवनली एम्परर जियांग, और अपने आप ये ऑरा फैलने लगती है पूरे स्पेस में, मानो स्पेशल रियल्म के साथ पूरे तरह से मर्ज हो जाती है। और पूरे 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट्स के लोग देखते हैं आसमान में एक लाइट चमक रहा था, जो कि धीरे धीरे पूरे स्पेस को ना यहाँ के ढक रहा था, और थोड़ी समय में एक बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता। और ये जो फॉर्मेशन था, जैसा कि मैंने बताया, ये जैसे बनते जा रहा है, तो जो भी अगर डेविल वर्ल्ड का कोई आता है तो उससे अगर सामने वाले का बैटल हो रहा है जो कि इस दुनिया का है, तो इस दुनिया वाले को ये फॉर्मेशन सपोर्ट करेगा पावर लेवल से भी। और फिलहाल यही गूंज चल रही थी, मतलब हेवनली एम्परर जियांग भी, कि हमारा जो दिल है बिल्कुल डर नहीं जानता, हम अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे और खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, मतलब बैटल तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जब धीरे धीरे ये फॉर्मेशन बन जाता है, जितने भी हेवनली एम्परर्स थे वो फील करते हैं ना उनके पावर को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद हेवनली एम्परर जो जियांग थे वो हाथ को अपने लहराते हैं, स्पेस में होल हो, और एक एंशिएंट बॉडी बाहर दिखती है, मतलब जो कि पहाड़ों की जैसी बड़ी थी वांग टैक्सी की बॉडी। और लीलू देखता है ना वांग टैक्सी की जो फोरहेड था खोपड़ी के सामने में, वो ब्रॉन्ज लैंप भी दिखता है। बहुत टाइम चल रहा था वो लैंप, लेकिन चल अभी भी रहा था। और इस बॉडी को देखकर ना यान चांसिंग और सोइंग का एक्सप्रेशन काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि ये इस बंदे को जानते थे। और फिलहाल अब जियांग बोलते हैं, अब देखो हम अगर वांग टैक्सी को जिंदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारे ऊपर। हम जो वो प्रिमोडियल कोवेनेंट का पावर था, जिसमें हर एक हेवनली एम्परर अपना ठप्पा लगाता है, ये उस पावर को भी यूज़ कर रहे थे। लोग इधर एक चैन की सांस ले रहे थे कि चलो फॉर्मेशन बन गया है, तो ये जो डेविल वगैरह है ये तो नहीं आ पाएंगे फिलहाल। लेकिन ये जो सुकून था कुछ समय की ही बात थी, क्योंकि सामने से ना स्पेस में एक हलचल सी होने लगती है, अलग तरह की आवाज़ें आने लगती है, एक ब्लैक स्पेस होल जैसा कुछ दिखता है जहाँ से ब्लैक एनर्जी बाहर आ रही थी। एक आवाज़ आती है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट सही जगह है एविल पावर को कल्टीवेट करने के लिए। अब जो नॉर्मल लोग थे उनकी तो वैसे भी फटने लगती है, आपको पता है। वहाँ से ना स्पेस से बहुत सारे जो एविल क्रीचर्स थे बाहर निकल रहे थे, खास करके 9 सामने दिखते। हेवनली एम्परर जियांग वगैरह इस दौरान खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि ये लोग तो जानते थे हेवनली एम्परर जियांग हो गए, जेनजी हो गए, और कुछ जो खास पुराने जो हेवनली एम्परर्स थे इन लोगों को। क्योंकि ये जो लोग आए हुए थे मिंगहाओ, टियानजो, मोरगो, शीरी, येनरियांग, ये सब जो थे ये शैडो वर्ल्ड के पुराने वाले, मतलब डिवाइन फ्रूट लेवल के हेवनली एम्परर थे। कह सकते हो इनको भी गॉड फ्रूट डीमन किंग्स, या डिवाइन फ्रूट डीमन किंग्स, जो भी बोलो। अब फर्स्ट रैंक का तो आपको पता है कौन है, मिंगहाओ डेमन जो है। और मिंगहाओ इस दौरान स्माइल करके कहता है, जियांग टियांगवांग, तुम अभी भी चीज़ों को रोकना चाहते हो। हमने तुम्हारे सेलेस्टियल रियल्म को 10,000 सालों तक सर्वाइव करने दिया, अभी भी तुम खुश नहीं हो। हेवनली एम्परर जियांग बोलते हैं कि हम सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने मेहनत की है, हमारे एंसेस्टर्स ने मेहनत की है, नहीं तो तुम लोग हमको छोड़ना चाहोगे। तो इनका अपना बकैती चलता है, मतलब वो जो 2nd नंबर की बंदी थी डार्क वर्ल्ड वाली, वो भी बोलती है हेवनली एम्परर जियांग आप मतलब गलत समझ रहे हो, जो स्ट्रांग होगा देखो वही सर्वाइव करेगा, सीधी बात है। बीच में जेनजी भी कहता है कि तुम लोग काफ़ी एरोगेंट हो, तुम हमें अपना भोजन बनाना चाहते हो, देखते हैं कौन आखिरी बचता है। मिंगहाओ हंसता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुमने ये जो फॉर्मेशन खड़ा किया है ये काफ़ी है हम सभी को रोकने के लिए। एब्सोल्यूट पावर के सामने ये तुम्हारे छोटे मोटे डिफेंसेस कुछ नहीं काम आएंगे। ये बस अपने हाथ को लहराता है, बहुत सारे मतलब ब्लैक ड्रैगन जैसी औरा दिखती है, और ब्लैक रेन इनके फॉर्मेशन पे करने शुरू हो जाते हैं। और जब मिंगहाओ देखता है कि मतलब ये जो फॉर्मेशन था उससे एक लाइट थी जो कि उस ब्लैकिश ऑरा को काउंटर कर रही थी, तो बाकी भी जो अपने 8 साथी थे डेमन्स किंग, उनसे भी कहता है कि सभी लग जाओ काम पे। और जब सभी मिल के अटैक करते तो ये फॉर्मेशन की जो ऑरा थी, जो एक बाउंड्री की वॉल होती है ना, फॉर्मेशन इतना थिक है, वो गलना शुरू हो जाता है इस ब्लैक रेन के सामने। और पीछे से इनके और भी जो जितने भी डीमन किंग्स थे वो प्रकट होना शुरू हो रहे थे। और आवाज़ आती है कि तुम बताओ हेवनली एम्परर जियांग, तुम्हारे पास 2 ही डिवाइन फ्रूट किंग्स हैं और हम 9 लोग हैं, तुम हमें कैसे रजिस्ट करोगे? तो मैं तो मतलब सरेंडर कर देना चाहिए, और नहीं सरेंडर करोगे तो मरना तो तुम्हारा वैसे भी पक्का। हेवनली एम्परर जियांग स्माइल करते हैं कि किसने कहा कि हमारे पास बस 2 ही डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग्स हैं। और जैसे ही बोलते हैं ना, 2 और वेव्स का झोंका बहुत तेजी से फैलता है। ये थे यान चांसिंग और सोइंग जो कि यहाँ पर प्रकट होते हैं। बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि 2 डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग्स कहाँ से आ गए ना, शैडो वर्ल्ड वाले खास करके। और यहीं पर अंत नहीं होता, इस दौरान स्पेस एक बार और रिपल होता है और तीसरा बंदा प्रकट होता है। उसकी बॉडी काफी खतरनाक थी, सूर्य के समान दिख रहा। और फाइनली ये दोनों उसका स्वागत करते हैं, यान चांसिंग और सोइंग, कि वांग टैक्सी स्वागत है तुम्हारा डिवाइन कॉन्टिनेंट पर 10,000 सालों के बाद। तो ये जो प्रकट हुए थे वांग टैक्सी, गोल्डन रोब इन्होंने पहना हुआ था, थोड़ी आंखें ना मतलब थोड़ा कंफ्यूज थे, फिर इनकी आंखें फोकस हो जाती है और कहते हैं यान चांसिंग सोइंग लंबा समय हो चुका है, पुरानी मेमोरीज इनको याद आती। इनका यही सवाल था कि सेक्ट लीडर ने मुझे रिसेलेक्ट क्यों नहीं किया। अब ये सवाल सुनकर के चांसिंग और सोइंग दोनों शांत हो जाते, क्योंकि ये बात इन्होंने बताया था अभी वांग टैक्सी को थोड़े समय पहले, क्या क्या हो गया है, मतलब जो हमारा होली सेक्ट है वो खत्म हो चुका है,
बट अभी भी ये बंदा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सेक्ट लीडर कैसे ख़त्म हो सकती। और स्विंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करती कि देखो कुछ भी हो जाए, सेक्ट लीडर तो नहीं है, लेकिन हमारा जो ये डिवाइन कॉन्टिनेंट है अभी मुसीबत में है। तो एज अ पुराने हम लोग हैं, हमारा वो जियांग होली सेक्ट यानी कि सेक्रेड वर्ड रेजिडेंस सेक्ट इन्हीं चीज़ों के लिए खड़ा होता था। तो मैं आज मदद तो करना पड़ेगा। टैक्सी भी सामने वो जो पिच ब्लैक और दिख रही थी, बारिश हो रही, जो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने को दिख रही थी, उस तरफ देखते। लेकिन इस दौरान ये जो ग्रेट डीमन के किंग्स थे ना, खास करके फर्स्ट नंबर का मिंग हो, जब इन तीनों की तरफ देखते ना तो उसकी फट जाती है हल्की सी, क्योंकि ये तीनों स्पिरिचुअल कीव से बाहर है। अब दिमाग लगा लेता है और कहता है अच्छा तो ये लोग सेक्रेड वर्ड रेजिडेंस सेक्ट के 6 सन्स में से हैं। देखो ये बंदा भी उस समय का नहीं था जब वॉइड रेजोनेंस सेक्ट था, लेकिन इसकी जो मेमोरीज थी, क्योंकि डार्क वर्ल्ड में मेमोरीज रहती हैं, तो उसके थ्रू ये समझ जाता है और देख लेता है मेमोरीज में जाकर के पुराने जो भी इसके लोग थे। कोई पुराना इनका ग्रेट डीमन किंग्स था जो कि अब खत्म हो चुका होगा, लेकिन वो ऑरा, क्योंकि ये लोग डीमन एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही रहते हैं, वो डार्क ऑरा से ही बनते हैं। अब इस दौरान ये जो लोग थे यान जानसिंग वगैरह, यहाँ पर स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और 3 लोग और प्रकट होते हैं, लीलू, जियांग किंगे और बाई मैंग। लीलू की भी नज़र वो डिस्ट्रक्टिव ब्लैक रेन की तरफ ही जाती है पहले, और लीलू इस दौरान स्माइल करके हेवनली एम्परर जियांग से बात करता है कि देखिए मैं अपने मिशन में फेल तो नहीं हुआ, मैंने तीनों सीनियर्स को बाहर ला दिया। जियांग जो टियांग वांग थे यानी हेवनली एम्परर जियांग, वो बोलते हैं हाँ वो तो है, तुम सही में हमारे लिए लकी स्टार हो। और बाकी भी जो हेवनली एम्परर्स थे ना, लीलू को रेस्पेक्ट दिखाते हैं इस चीज़ के लिए। अब सोचो ना, आप 3 डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग्स मिल जाना आपको कितनी बड़ी बात होती है। लीलू भी रेस्पेक्ट दिखाता है, अरे इसमें क्या है, हम एक ही जगह के लोग हैं और ये तो अपना फर्ज है। और ये बताता है देखिए सीनियर वांग टैक्सी को तो मैं रिसरेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास उस लेवल का पावर नहीं है। और मैं किसको रिसरेक्ट करने जा रहा था, मतलब जिंदा करना है जो डिवाइन फ्रूट लेवल पे है, जिस लेवल पे मैं खुद नहीं पहुंचा। क्योंकि लीलू ने क्या किया था, लाइफ और डेथ एनर्जी यूज की थी, लेकिन उस लेवल तक ये यूज नहीं कर सकता था अभी भी। तो लीलू मतलब वांग टैक्सी की तरफ देखता है एक माफी वाली नजर से। इनका एक प्रॉब्लम था ना, ये पहले ही मर चुके थे, कि फिजिकल बॉडी भी डैमेज हो चुकी है, हेवनली एम्परर मिरर में जो थी, हेवनली मिरर टावर में रखी हुई, और इनकी बॉडी से मतलब सोचो ना, एलाइट स्टूडेंट्स को कल्टीवेट कराया जाता था। ऐसा कह सकते हो कि वांग टैक्सी अभी हैं तो, लेकिन नहीं भी हैं, मतलब ज़ॉम्बी आपको पता होगा ना, लिविंग डेड, वॉकिंग डेड या जो भी बोल लो। अभी इनका जो पावर लेवल है ना, क्वासी डिवाइन ग्रेड पे है, क्वासी डिवाइन फ्रूट लेवल पे, डिवाइन फ्रूट रियल पे नहीं है। बट फिर भी वांग टैक्सी शांत थे, स्माइल करते हैं और लीलू को थैंक्स बोलते हैं कि मुझे वैसे भी चिंता तो रहना नहीं, मैं बस इस टाइम कंट्रीब्यूट कर पाऊँ वही मेरे लिए बहुत। मेरा स्ट्रेंथ पीक लेवल पे नहीं है, लेकिन डिवाइन फ्रूट डीमन किंग को मैं अभी भी एक को तो हैंडल कर ही सकता हूँ। अब लीलू फिर बाई मैंग मैंग की तरफ देख, इनका सिचुएशन काफी अलग। अब बाई मैंग मैंग के चेहरे पर ना बहुत अलग अलग मार्किंग्स आ चुके थे। मैंग मैंग लीलू की तरफ देखकर स्माइल कर और इस दौरान मस्ती मजाक करते कि कैप्टन मैं सुंदर दिख रही हूँ क्या। लीलू जानता था कि देखो मैंग मैंग की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, ये तो जो सीनियर है पिल्स एंड जिसके अंदर वो ऐसे कर रही है, और फ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं ना पिल्स एंड का विल और अब बाई मैंग मैंग का जो विल है मर्ज होने लगा था। और वो क्या की थी अभी कि लीलू जब उनको जगाने की कोशिश कर रहा था, वो बाई मैंग मैंग की बॉडी के साथ ही मर्ज हो चुकी है। बाई मैंग मैंग की बॉडी के अंदर 2 पर्सनालिटीज है सीधा सीधा। एक तो है कि जो बाई मैंग मैंग वाली ओरिजिनल है जो कि डरपोक है, दूसरी पर्सनालिटी जो है वो पिल्सेंट वाली काफी फियरी है, बोल्ड है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो पहली फॉर्मलेस सिक्स्थ मास्टर थी डान एंड जिन्हें बोला जाता था पिल्सेंट काइटी, वो जा चुके हैं इस दुनिया से। इस दौरान जियांग किंग इसको थोड़ा पीछे कर देती है, मतलब बाई मैंग मैंग, और मस्ती मजाक इनका अपना चलते रहता। और बाई मैंग मैंग ना बोलती है सेक्ट लीडर क्या बोलती है कि मैं कैप्टन को भी पसंद करती हूँ और आपको। और ये सेक्ट लीडर क्यों कहती है, क्योंकि जियांग किंग के पास वो स्यूडो 10th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस है और इस बंदे के अंदर अब पिल्सेंट वाली हो रहा है। तो स्यूडो 10th ग्रेड मतलब वो सेक्ट मास्टर ही मानती है उनको, ऐसा समझ लो। लीलू बोलता है यार अब इस बंदी का क्या करे ना बाई मैंग मैंग का, क्योंकि उसकी डुअल पर्सनालिटीज हो चुकी थी। बट समय के साथ फिर वो पूरी तरह से जब मर्ज हो जाएंगी चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगी। इधर लगातार उस रेन की वजह से ना फॉर्मेशन इन्होंने जो बनाया था उसमें छेद होने लगते हैं, गैप पड़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ये होल खुलता है ना, बहुत सारी जो डीमन किंग्स थे वो एंटर करने लगते। तो कहीं ना कहीं अब ये जो फाइनल बैटल था इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AK मुसाफिर विदा लेता हूँ।